तो चलिए आज के वीडियो में एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन देखेंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसका इक्वेशन और नया नया चीज़ हमें आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा उसे परिचित होंगे। आपने वो वीडियो अगर देख लिया है तो शायद मेरे हिसाब से रिलेटिविटी में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा फिर भी बेसिक से आपको एक बार और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर मैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे चलूंगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस आधार पर थ्योरी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन जो होता है सो होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा जो महानायक कहा गया वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया, जब उनका एक इक्वेशन 1905 में E बराबर mc² का आया, जिसका मतलब एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका c² एक कांस्टेंट है जिसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं या स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे बड़ी बात है कि c² का क्या मीनिंग हुआ, क्यों आया, वो उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और बाद में उसका डेरिवेशन बता दिया जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि c² का क्या मीनिंग है। तो यहाँ हमें उतना चर्चा नहीं करना है, बस हम थोड़ा उससे परिचित होना चाहते हैं कि क्या क्या हमने इससे पहले पढ़ा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने परिकल्पनाओं में सोचते थे, उस आधार पर थ्योरी लिखते थे और उसके बाद फिर अपना जो है एक्सपेरिमेंट करते थे। इसलिए ना वो दूसरे साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग मिजाज के लोग थे। दूसरे साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट फिर थ्योरी, ये पहले थ्योरी फिर एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए जो ऐसे रिवॉल्यूशनरी साइंटिस्ट जो है सदी में कभी कभी पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना कि जिसका सोच जितना बड़ा, उसके द्वारा किए गए कार्य भी उतने ही बड़े होते हैं, उतने ही शानदार होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कर दिखाया। हमने ब्रह्मांड में गति के बारे में कब समझा? जब इज़ैक न्यूटन ने लगभग आज से 400-500 साल पहले न्यूटन का नियम के बारे में हमें बताया, मतलब लॉज ऑफ मोशन से हम परिचित हुए। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि जब लॉज ऑफ मोशन आया उससे पहले ब्रह्मांड में मोशन नहीं था? इसका जवाब है बिल्कुल था। क्यों? ब्रह्मांड जब से है, हर एक पार्टिकल में, हर एक ऑब्जेक्ट में, कण कण में मोशन था, लेकिन हम बुद्धिजीवी मनुष्य को इसके बारे में लगभग 400-500 साल पहले पता चला, जब हमने न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन पढ़ा कि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, जो कुछ उसमें होगा, डिस्प्लेस करेगा वो। तो जैसे मान लीजिए मैं अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको थोड़ा इसको रिलेट कर रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यहां पे इसको बहुत ज्यादा इसका काम पड़ेगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से क्लियर कर रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई गाड़ी है, यहां से गाड़ी कोई मूव किया जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप क्या देखोगे कि गाड़ी तो किस एक्सिस पे जाएगा? 3 कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे। तो वो जो व्हीकल है वो किस एक्सिस पे जाएगा? 3 कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पे। तो हमें अगर उसका मान लीजिए पता करना है कि ये कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसका पोजीशन, मोशन और उसका साइज पता रहना चाहिए। मतलब कि a system of geometrical axis in relation to which measurement of size, position and motion of an object can be made. This is called frame of reference. इस पर वीडियो बन चुका है, लेकिन मैं फिर भी बार बार उसको बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक तरह से और आप समझ सकते हैं। मान लो सपोज करो ये कोई सड़क पे खड़ा कोई लड़का है, मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सड़क पे एक साइड है कोई लड़का खड़ा है, वो गाड़ी को देख रहा है। गाड़ी जब उसके सामने से पास किया, गाड़ी के अंदर भी एक बैठा हुआ है, तो पहला फ्रेम होगा उस लड़के का जो सड़क पे खड़ा है, दूसरा फ्रेम होगा उसका जो गाड़ी में बैठा है उसका। तो जब बाहर वाला जो खड़ा है उसके सामने से गाड़ी क्रॉस किया तो उसे लगता है कि कार मोशन में है, तो वो अंदर में जो बैठा है वो भी मोशन में है। वहीं जो कार में बैठा दूसरा मतलब ऑब्जर्वर है, फिर सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखते हैं तो वो फर्स्ट वाले को देखेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गाड़ी आगे की तरफ गया तो मतलब पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन उसे लग रहा है गाड़ी में बैठा जो व्यक्ति है उसे कि वो रेस्ट में है, क्योंकि उसके लिए गाड़ी रेस्ट में है और बाकी सब कुछ मोशन में है। और बाहर वाले को लग रहा है कि वो रेस्ट में है क्योंकि पृथ्वी वो रेस्ट में है और जो गाड़ी जा रहा है वो मोशन में है। जैसे हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में भी समझा था। ठीक है, तो ट्रेन मूव करती है तो आप अपने दोस्त को फोन करोगे, वो ट्रेन में बैठा व्यक्ति अपने दोस्त को फोन करता है, बोलता है कलकत्ता आने वाला है। तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए कोलकाता चल रहा है, जबकि आप स्टेशन पे खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए ट्रेन आएगा, ट्रेन चलेगा। कोलकाता तो आपके लिए स्टेशनरी है,
अगर हम बोले कि कोलकाता चलेगा, कोलकाता कभी चलेगा, कोलकाता स्टेशनरी है, कोलकाता चलेगा तो बांग्लादेश में चला जाएगा चलते चलते, ऐसा थोड़े, उसके पास पैर तो नहीं है, तो कोलकाता स्टेशनरी है। तो खुद को देखने पे रेस्ट वाला फीलिंग आता है, और मोशन कब आता है, जब एक दूसरे को हम देखते हैं तब। अब हम इक्वेशन पे आते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे। ये बीएससी फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है। अच्छा चलो, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरित करना, उसको बदलना। मान के चलो हम उसी तरह से देखते हैं, एक ये कोई लड़का है जो यहां पे खड़ा है, तो अगर हम इसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल में लगभग हम सब कुछ को ऑब्जर्व करते हैं इस मतलब दुनिया में। अब मान लीजिए एक फ्रेम मैंने ये लिया, ये सेकंड फ्रेम में बना रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेना है। जैसे हम लोगों ने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेने के लिए मैंने एक सेकंड कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया। ये ए वाला पॉइंट है, ये बी है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी चलते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे देयर इज नो मोशन इसके रिस्पेक्ट में। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट सोर्स है, बात को गौर करो बहुत ही ध्यान से, इस पॉइंट सोर्स को ये भी ऑब्जर्व कर रहा है और ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। पर्सन ए और पर्सन बी के बीच का डिस्टेंस जो है सो 5 मीटर डिपिक्टेड है। पॉइंट को दोनों क्या कर रहा है, इस पॉइंट को दोनों ऑब्जर्व करेगा। पहला वाला ऑब्जर्व करेगा अपने एक्सिस से, तभी बता पाएगा कि ये कितनी दूरी पे है। ये पहला वाला जो है ये अपनी एक्सिस से करेगा, अपने एक्सिस से, तभी बता पाएगा कि ये इससे कितनी दूरी पर है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है, अगर हमें इसका निकालना है एक्स ए, तो एक्स बी और +5 हम कर सकते हैं। क्यों, इसका यहां से डिस्टेंस और प्लस ये 5 मीटर, ये 5 मीटर की दूरी पर है। एकदम क्लियर है, सिंपल ज्योमेट्री, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल। और आप बोलेंगे कि वाई ए बराबर वाई बी और जेड ए बराबर जेड बी क्यों लिखे, तो इसलिए यहां पर आप ए कर दो, इसको यहां पर आप ए कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा लिखा गया क्योंकि वाई एक्सिस पे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और जेड एक्सिस पे किसी प्रकार का मोशन नहीं है। तो ये वाई ए बराबर वाई बी बराबर 0, जेड ए बराबर जेड बी बराबर 0। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए वाई ए बराबर वाई बी और जेड ए बराबर जेड बी। वाई, बिकॉज देयर इज नो मोशन इन वाई एंड जेड एक्सिस इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिस्पेक्टिवली। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो इसमें एक स्टेटमेंट कहा गया कि द इक्वेशन इन रिलेटिविटी फिजिक्स इन विच स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, मतलब जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये। एकदम क्लियर होगा, बहुत बढ़िया से होगा क्लियर। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिलेटिव टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या है, ये रिलेटिव है। जैसे बोलते हैं ना, वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है, डेली लाइफ में जो वेलोसिटी होता है उसमें। स्पीड ऑफ लाइट के केस में वेलोसिटी रिलेटिव नहीं होगा, उसको मैं आगे थोड़ा क्लियर करूंगा जहां काम पड़ेगा उसका। लेकिन डेली लाइफ में जो मोशन होता है उसमें वेलोसिटी रिलेटिव क्वांटिटी होता है, वो जुड़ सकता है, घट सकता है, समथिंग जो कुछ। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, दूसरा ये, तो इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन वन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू अदर। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। एक मोशन में है तो एक को लग रहा है मैं रेस्ट में हूं, जैसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा, एक को लग रहा है वो मोशन में है तो वो रेस्ट में है। एक दूसरे को देखने पे मोशन आ रहा है, खुद को देखने पे रेस्ट आ रहा है। तो हमने इसलिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लेते हुए इस तरह का कुछ डायग्राम और कुछ कोऑर्डिनेट हमने डिपिक्ट किया आपके स्क्रीन पे। अब चलिए इस पर आगे बात करते क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आपको पता होगा, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड। न्यूटन्स लॉज के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ये एक अनएक्सक्लरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस और एस डैश मैंने मान लिया 2 तरह का कोऑर्डिनेट है, 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं। अब t बराबर 0 होगा तो क्या होगा, बोथ विल एट वन प्लेस पॉइंट, मतलब जब टाइम 0 होगा, बहुत ही बात को गौर से करो, गौर करो, जब टाइम 0 है, यहां से मान लो जो कोई सोर्स ऑब्जर्वर है इस तरह से कुछ, जब टाइम 0 होगा तब दोनों एक जगह पे ये एक्सिस होगा, मतलब क्या कोइंसाइड कर जाएगा। मैं यहां पे लिख चुका हूं कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब एक मत हो जाना, मिल जाना, अनुरूप हो जाना टाइम 0 होने पे। जैसे जैसे समय प्रोग्रेस होगा तो वो मूव करेगा, समय प्रोग्रेस होने पे वैसे कोइंसाइड करेगा, टाइम प्रोग्रेस होने पे वो मूव करेगा। चलिए आगे हम क्या करेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट का ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने
उसमें देखा ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा। तो ध्यान दोगे अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिला था ये मिला था एक्स ए इक्वल टू एक्स बी प्लस 5 बेस में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहां पर भी लगाइए इस वाले डायग्राम से, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए। ये एस और एस डैश फ्रेम है और आपको पी पता ही है, पी एक्स वाई जेड और टी होता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बताया था मैंने कि साइज चाहिए, पोजीशन चाहिए, पोजीशन मतलब एक्स से क्या डिस्टेंस है उस कार का, वाई से क्या डिस्टेंस है और जेड से क्या डिस्टेंस है, और जब ये मोशन कर रहा है समय के साथ बदल रहा है इसका मतलब टाइम भी चाहिए। बिल्कुल, तो समझ गए होंगे पी एक्स वाई जेड टी का फंक्शन है। तो ट्रांसफर करेंगे जब कोऑर्डिनेट को तो x बराबर क्या लिख सकते हैं इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करते हुए, अल्फा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। पहले मैं ये बता देता हूं एक्स डैश प्लस वी टी डैश कैसे हुआ, उसके बाद मैं अल्फा का मीनिंग बताऊंगा, ध्यान देना आप लोग। एक्स डैश प्लस वी टी डैश कैसे, चलो इसमें देखो सेकंड वाले को ऐड किया था, यही एक्स बी के बदले हमने एक्स डैश इसमें लिया है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को ना। यहाँ पे एक्स बी लिया था मैंने यहाँ पे एक्स प्राइम लिया या एक्स डैश लिया, प्लस वी टी डैश मतलब सेम कुछ जैसा था, प्लस 5 जैसे ऐड किया था हमने उस एक्सिस पे जो था उसी तरह से प्लस वी टी डैश। वी क्यों, वी डैश नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी तो रिलेटिव होता है, उसमें डैश नहीं लग सकता है। वी वेलोसिटी कोई बॉडी मूव करेगा, वी डैश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी टी डैश का मतलब समझ में आ गया ना, वेलोसिटी रिलेटिव क्वांटिटी, और टी डैश क्यों, ये इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन आप ध्यान दो, ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा अल्फा। अब दोनों में अल्फा क्यों मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वही अल्फा है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं या लॉरेंज फैक्टर, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है आगे चल के। इसी अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आखिर होता है क्या। बाकी अगर सीधे सिंपली ये रहता तो इसमें कैलकुलेट करने को कुछ बचा ही नहीं, तो हमने एक कांस्टेंट से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इस दोनों टर्म में, जैसा हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिला था। अब चलो, तो y एक्सिस पे, y डैश एक्सिस पे z और z डैश एक्सिस पे देयर इज नो मोशन, तो लिख सकते हैं इसी तरह जैसे y a बराबर y b हमने लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, इसलिए y बराबर y डैश और z बराबर z डैश। इस पे कोई भी चीज अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे करे वहां पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम का डायलेशन होता है। कैसे, नॉर्मली लैप में जो वेलोसिटी होता है उसमें अगर हम देखें तो लेंथ हमें लंबाई लंबा लगता है, समय भी समान रहता है, जो पृथ्वी पर खड़ा है उसके लिए भी और जो ट्रेन में चल रहा है उसके लिए भी समय समान है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि समय फिक्स नहीं है, रिलेटिव क्वांटिटी है, वो समय बदल सकता है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कोई भी बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो आपको बहुत तेजी से आपके सामने से निकला, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके लिए लेंथ उसका छोटा दिखेगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब लंबाई छोटा, और टाइम का डायलेशन मतलब समय धीमा होना। जो उस ट्रेन में बैठा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने वाली ट्रेन में, उसका घड़ी धीमा हो जाएगा आपके घड़ी की अपेक्षा में। ऐसा क्यों, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी चीज जब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम वेरी कर जाता है, स्पेस और टाइम वेरी कर जाता है। स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को कभी पार नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे नेचर का फंडामेंटल लॉ टूट जाएगा। इसलिए डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, उसमें वेरी हो जाता है। तो हम तो जानते हैं कि मोशन रिलेटिव होता है। जब कार मूव करती है तो उसे लगता है कि जमीन या वहां खड़े लोग पीछे जा रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसा हमने देखा। उसी तरह जो मतलब बाहरी वाला लगता है उसे लगता है कार मूव हो रहा है, तो मोशन रिलेटिव होता है, रेस्ट रिलेटिव, मोशन रेस्ट ये सब रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इसी तरह सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, इसमें देखा हमने कि इधर जा रहा है। सेकंड केस में कहेंगे कि मोशन रिलेटिव है, व्हेंस वी मे से दैट फ्रेम एस डैश इज स्टेशनरी। एस डैश फ्रेम क्या है, स्टेशनरी है, मतलब कि रुका हुआ है, जबकि ये वाला फ्रेम एस वाला जो है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किधर, v वेलोसिटी से लेफ्ट एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट में एक्स एक्सिस में, मतलब माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। इधर गया तो प्लस, इस डायरेक्शन में गया तो माइनस। पर आप बात को ध्यान से सुनो, एस डैश क्या है, स्टेशनरी है। ऑब्वियस सी बात है, एक को स्टेशनरी होना पड़ेगा, एक को मूव करना पड़ेगा। ऐसे ही ना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब इससे सिमिलरली हमने उसी तरह से फॉर्मूला निकाल लिया जैसा हमने इससे पहले इक्वेशन 1 में देखा, अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी। ऐसा क्यों, सिमिलरली मान लीजिए अब हम एक्स डैश निकाल रहे हैं तो अल्फा हो जाएगा, इसका एक्स है, सिमिलरली उसी तरह से माइनस वी टी। क्यों, ऐसे देखिए एक्स ए बराबर एक्स बी प्लस 5। अगर हम एक्स बी निकाल रहे हैं तो क्या एक्स ए माइनस 5 नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन से, तो सिमिलरली उसी तरीके से कर दिया, कोई नया बात नहीं है। वाई डैश बराबर वाई, क्योंकि वाई पे कोई मोशन ही नहीं है, जेड डैश बराबर जेड। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो चलिए बच्चा पार्टी सब, अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा इक्वेशन का दौर पूरा मैथमेटिकली पूरा स्टार्ट होता है, जिसको मैं एकदम आसानी से पूरे सिंपल तरीके से बताऊंगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको पूरा इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर आप न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हल कर सकते हो।
स्टेप 2 में क्या कहता है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स डैश का वैल्यू 2 से 1 में। हमने एक्स डैश का वैल्यू क्या करना है, 2 से हमको 1 में पुट कर देना है। ठीक है, इसे हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन का थोड़ा हेरा फेरी करने के लिए, कुछ तो हमें रिजल्ट लाना है ना। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 मैंने पहले लिख दिया यहां तक कि आपको और आसानी हो जाए समझने में। अब यहाँ पे मैंने पुट किया तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला, x माइनस बी टी प्लस बी टी डैश। ये तो एकदम सिंपल इक्वेशन है, ये आप लोग ध्यान दे सकते हो। अब मैंने ये अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड ले जाके डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे ये इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई, फिर इस ये टर्म प्लस ये तो ऐसे ही रह गया। क्लियर है। नेक्स्ट है वी टी डैश। अब वी टी डैश को हमने क्या किया, ऐसे छोड़ दिया, इस वाले साइड को पूरा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये अल्फा एक्स माइनस हो जाएगा इस साइड जाके, तो ये कुछ इस तरह का हमें मिला। अब चलो इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से आपको मिलेगा टी डैश इज इक्वल टू एक्स बाय अल्फा वी माइनस अल्फा एक्स बाय वी प्लस अल्फा वी टी बाय वी, मल्टीप्लाई कर दिया सिमिलरली 1 बाय वी से। अब देखो इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से ये वी से वी क्रॉस हो गया एकदम, तो यहाँ पे मैंने एक प्लस एक्स बाय अल्फा वी को इस साइड ला लिया, तो इधर उधर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। माइनस अल्फा एक्स बाय वी माइनस अल्फा एक्स बाय वी, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया और अल्फा टी, यहाँ पे क्या बचा, वी वी कट गया तो अल्फा टी। अब इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो अल्फा टी और माइनस हमने कॉमन निकाल लिया अल्फा एक्स बाय वी। अल्फा एक्स बाय वी इसमें भी है, अल्फा एक्स बाय वी इसमें भी हम निकाल सकते हैं, और 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर के टर्म में हमने इसे ला लिया, जिससे हमने इक्वेशन 3 कहा। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ कि अगर आपने टी डैश का वैल्यू निकाल लिया तो अगर आप चाहो तो इसे लंबा प्रोसेस भी कर सकते हो। वैसे आप अगर कॉन्सेप्ट लगाते हो, अगर आपको टी डैश मिल गया तो आप टी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, माइनस वाले साइन को चेंज करना है यहाँ पे, तो अल्फा टी डैश, यहाँ पे टी की जगह पे टी डैश आ जाएगा जब टी के बराबर हम लिख रहे हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप फाइंड आउट कर लेना, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखना क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर। प्लस अल्फा एक्स डैश, एक्स डैश क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, टी भी चेंज हो सकता है, टी डैश क्यों एस डैश फ्रेम में, और ये तो कांस्टेंट है 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसी तरह हमने टी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और टी प्राइम का भी कर लिया। अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 कहता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्फा। अब हम लोग अल्फा जो कांस्टेंट है, यही लॉरेंज फैक्टर है, इसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, सारा हमको इसी से प्राप्त होगा। अल्फा को हम सेकेंड पोस्टुलेट से निकालेंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मतलब ये हुआ कि जो कोई स्पेस में है और वो स्पेस में मान लो मूव कर रहा है किसी, मतलब स्पेस मतलब मान लो एरोप्लेन में मूव कर रहा है, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके लिए जो फिजिक्स का नियम लागू होगा वही जो पृथ्वी पे खड़ा कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए भी वही लागू होगा, जो सड़क पे दौड़ रहा है उसके लिए भी वही नियम लागू होगा फिजिक्स का। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है जो द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के लिए, चाहे कोई स्पेस में मूव कर रहा हो, चाहे कोई सड़क पे दौड़ हो रहा हो, चाहे कोई बस में मूव कर रहा हो, चाहे कोई सड़क पे खड़ा हो, इट डजंट मैटर। स्पीड ऑफ लाइट किसी माध्यम पर बिल्कुल नहीं करता निर्भर, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। मैं ये बता चुका हूं कि वो नहीं बदल सकता है। उसे कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस और टाइम का आपस में वेरिएशन होता है, स्पेस और टाइम बदल जाते हैं। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइट सिग्नल को हम देंगे ओरिजिन ओ पे। यहां पे हम लोग डायग्राम इसे मैं समझा रहा हूं, यहां पे एक बार थ्योरी आप समझ लो। लाइट सिग्नल को हम देंगे ओरिजिन ओ पे एट टाइम t बराबर 0 और t डैश बराबर 0। मतलब क्या हुआ, कोइंसाइड करेगा, एक मत हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा, मिल जाएगा। द सिग्नल ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट c सेम इन बोथ फ्रेम। यही हमारा कहता है आफ्टर सम टाइम, कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम ये सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट, जिसका स्पीड क्या होता है, c होता है। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगा, c उसके लिए भी होगा, फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए भी c ही होगा। अब आप डायग्राम में ऑब्जर्व करो और आपको पता चलेगा, यहां से अगर मान लीजिए स्पीड इनटू टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड और इनटू टाइम। बिल्कुल सिंपल। तो स्पीड इसका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड है c, और टाइम वैसे ही मैंने t लिख दिया x के लिए। इसी तरह से हम x डैश फ्रेम में भी इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा c ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, ये तो c डैश नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। और ये t डैश क्यों, क्योंकि ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम ले रहे हैं, तो ये चेंज हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ से आप इसको देख लेना, इस डायग्राम से मैंने कैलकुलेट करा। लाइट सिग्नल मैंने यहाँ दिया, ये c है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसके लिए भी
सी ही होगा, और टी बराबर 0 और टी डैश बराबर 0 पे दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। देखिए सारा खेल जो है ना वो पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके पोस्टुलेट पे ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देख लिया होगा उससे मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगा एक स्टेप में भी। अब चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं x और x डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में। हमने t और t डैश का वैल्यू देख लिया, अब हम लोग खेल करेंगे x पर, ऐसे ही धीरे धीरे y का भी निकलेगा, ठीक है। तो x को जब कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से। जाओ पीछे इक्वेशन 1 देखो पहले आप, अल्फा और x डैश का वैल्यू हमें कितना निकला है, डिस्टेंस सेकंड फ्रेम में सी टी डैश, तो मैंने सी टी डैश रख दिया, और प्लस वी टी डैश तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब चलो x बराबर क्या निकला था आपका फर्स्ट फ्रेम में, सी टी निकला था, क्यों, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। x क्या है यहाँ पे, x का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, याद रखोगे डिस्टेंस है ये। तो सी टी बराबर अल्फा टी डैश सी प्लस बी, यहाँ से हम कर सकते हैं इसे कैलकुलेट, अल्फा टी डैश दोनों में है, सी प्लस बी हो गया। अब x डैश बराबर अल्फा x माइनस वी टी, इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक इक्वेशन आया, और सी टी डैश बराबर अल्फा टी और c माइनस बी हमने c प्लस बी के टर्म में एक बार निकाल लिया, इक्वेशन 1 मान लिया, और एक बार c माइनस बी के टर्म में। ये तो आप जानते हैं कि c प्लस बी या c माइनस बी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट वाले ऑब्जेक्ट पे कभी भी लागू नहीं होगा, ये गलत होगा। डेली लाइफ में जो वेलोसिटी होता है उसमें हम लोग v प्लस बी कर देते हैं या v माइनस बी, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के केस में ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसे मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा इक्वेशन बी क्या कहता है, देखिए इक्वेशन बी, देखिए इक्वेशन बी जो है ये है, सी टी डैश इज इक्वल टू अल्फा टी और सी माइनस वी। तो यहाँ से हमने टी डैश कैलकुलेट करा तो अल्फा टी सी माइनस बी ओवर सी बाई सी। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और इक्वेशन बी को यूज करते हुए आगे हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। चलो सी टी बराबर हमने अल्फा टी डैश सी प्लस वी रखा उस वैल्यू में, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा टी सी माइनस बी बाई सी। कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो वाला इक्वेशन देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है, सी प्लस बी, फिर हमने सी स्क्वायर कर दिया यहाँ से अल्फा स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गया, कटेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये रिजल्ट ला दिया। अब अल्फा स्क्वायर यहाँ देखिए आ रहा है आपको, देखिए धीरे धीरे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है लॉरेंस फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ही कैलकुलेट हो जाएगा मेरा। अब सी स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ से ये 5 इक्वेशन आ गया इसी को कैलकुलेट करते हुए। मैंने फर्दर पूरा ब्रेक कर दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक स्टेप में भी कहाँ समस्या हुआ। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। अब 1 और 2 आपका जो इक्वेशन है उसको एक बार जाओ आप पिछले वाले सेक्शन में देखो 1 और 2 क्या था। अब देखो x बराबर अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश, अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश, ये आपका इक्वेशन 1 था, मैंने लिख दिया वैसे। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया आपका वैल्यू अल्फा का, और x डैश प्लस वी टी डैश ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमने इसे रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वेशन आपको आ जाएगा, x का वैल्यू आपको निकल चुका है, आप देख रहे हो, अब आपको x का वैल्यू निकला। अगर मान लो आपको x का वैल्यू पता चल गया तो क्या आप x डैश का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। उसी तरह से जैसे हमने t डैश का निकाला था t के निकलते ही, या तो आप पुट करके भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो x डैश बराबर x इसके जगह पे, और माइनस v तो v रहेगा, और t डैश है तो यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा। अब बाकी ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे रह गया। अब यहाँ तक निकल चुका है। अब स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 देखिए, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हो चुका है। अब 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कहाँ से आया? सवाल तो आपका बिल्कुल जायज़ है कि स्टेप 4 कहाँ से आया। 1 माइनस, ये देखो ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से आप चाहो ये निकाल सकते हो, ठीक है, इसी का मैंने यूज़ किया। तो 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हमने 3 और 4 में हमने रखना है, पुट करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ रिजल्ट मिल जाएगा जब आप वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन 3 और 4 में, और टी डैश का वैल्यू आपने यहाँ ये निकाल लिया हमने, और इसी टी डैश का यूज हमें आगे चल के डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में पड़ेगा, बहुत काम पड़ेगा इसका क्वांटम मैकेनिक्स में भी। ये इक्वेशन आपका ऐसे डिराइव हो गया 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर का यूज़ करते हुए। अब मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखूँगा ताकि इसका भी वैल्यू हमें मिल जाए। तो t बराबर कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे जैसे मान लीजिए ना ये टी डैश था, ये t कर दीजिए, माइनस वाला साइन प्लस कर दीजिए, बाकी जैसे कांस्टेंट है कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, बस खेल खत्म। यहाँ पर वैसे मैंने कर दिया है स्टेप, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट देखिए इसी तरह का आ गया, प्लस में आ गया, ये वाला माइनस में आया मेरा टी डैश, और ये t हमारा प्लस में आ रहा है। क्लियर हो रहा होगा आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप।
इसी तरह अब बताओ आप कि y डैश एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है तो y डैश बराबर y, z डैश बराबर z। मैंने ऐसे ही उसको पीछे से उतार दिया और इसको लिख दिया इक्वेशन 8। और ये जो आपका पूरा था यहां तक निकला, ये इक्वेशन 7 था, इसको हम इक्वेशन 7 बोलेंगे ये पूरे टर्म को। तो आपको ये इक्वेशन 8 हो गया और इक्वेशन 7 तो मैं बता चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात है अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, टी डैश का भी मिल गया, टी का भी मिल गया, एक्स का भी मिल गया, एक्स डैश का भी मिल गया, सारा मिल गया। यही इक्वेशन 6, 7, 8 को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। एकदम ध्यान दोगे आप लोग, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यही है। और मैंने यहाँ पे सारा वैल्यू आके रख दिया। ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब चलिए हम इसका कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूस करता है क्लासिकल गैलीलियन इक्वेशन में जब v वेरी वेरी लेस देन c होता है। मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो उस बॉडी के वेलोसिटी की अपेक्षा में। तो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है। आपने GT पढ़ा होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और जब v जो है स्पीड ऑफ लाइट से मतलब थोड़ा ही छोटा हो, ज़्यादा नहीं, लगभग कंपेरेबल कह सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा, तो उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। कहने का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनॉर्मस वेलोसिटी होता है, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होता है उस बॉडी में। तभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा, ओबे होगा, जब बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा, इनॉर्मस वेलोसिटी होगा। इस कंक्लूजन का मतलब यही हुआ। तो चलिए अब इसी तरह जो है बने रहिए चैनल पे, इस तरह की वीडियो का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित आर्टिकल पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।